वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माई चैनल दृष्टि IAS इस वीडियो में हम बात करेंगे रवि कुमार सिहा की आंसर राइटिंग कॉपी के बारे में। ऐसे आंसर राइटिंग देखेंगे। देखिए, हिंदी मीडियम से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ऐसे कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से हमें ऐसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हिंदी मीडियम से इस बार सेकंड टॉपर रहे हैं, तो इस बार इनकी हम एक बार आंसर राइटिंग देख लेते हैं कि कैसे हमें एग्जैक्टली आंसर राइटिंग करनी है और एग्जैक्टली टॉपर को कैसे टॉपर बनते कैसे, उनको कैसे मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में इतने ये जो चार हैं, चार में से इन्होंने सबसे पहले इसको लिखना आरंभ किया है। अत्यधिक असमानता, आय की असमानता से ज़्यादा अवसरों की असमानता। तो अत्यधिक असमानता, आय की असमानता से ज़्यादा अवसरों की असमानता, इस पर इन्होंने लिखना शुरू किया है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, हम भारत के लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और इस तरीके से डॉट डॉट कर दिया, समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समता तथा उनमें सब में राष्ट्र की एकता। तो यहाँ इन्होंने पूरी प्रियम्बल को जो लिख दिया है। तो ये इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि समानता, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, ये असमानता है ना। तो उन्होंने बताया कि प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर होनी चाहिए और उनमें एक समानता होनी चाहिए। तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है। बहुत ही अच्छा, इनका सराहनीय कदम रहा है ये। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर यदि एक नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि इनमें नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों व उपादानों का एक खाका प्रस्तुत किया गया है। जहां तक समता की बात है वो है, तो इसमें प्रतिष्ठा व अवसरों की समता का जिक्र किया गया है। तो न्याय की संकल्पना का भी बहुयामी है, अर्थात सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का मिश्रण है। शायद हमारे संविधान के निर्माताओं ने अच्छी तरह समझा था कि केवल आर्थिक असमानता या अन्याय का समन कर देने से जो आदर्श राज्य बनाने का स्वप्न वो देख रहे थे वो पूर्ण नहीं हो पाता। इसी क्रम में अब यदि असमानता की बात करें तो इसे भेदमूलक संकल्पना के रूप में समझा जा सकता है, अर्थात किसी के पास अधिक तो किसी के पास वंचना की स्थिति का होना, किंतु इसे केवल धन दौलत के नजरिए से देखना आंख दबाकर देखने के समान है। क्योंकि यदि अवसरों के प्रकारों का विवेचन करें तो इसमें आर्थिक अवसर भी आएंगे और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भी। परीक्षण केवल इस बात का होना चाहिए कि इन सभी प्रकारों का अनुपात क्या है। क्या आर्थिक अवसर सभी अवसरों में मौलिक है, सभी अवसरों की नींव है, अधिक महत्वपूर्ण है, या अन्य अवसरों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है या अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी लेखक यशपाल के सुप्रसिद्ध उपन्यास के कथनांक पर विचार करें तो उनमें से एक पात्र है प्रेषक, जो निम्न वर्ग का है किंतु अत्यंत धनी है। धनी होने के बावजूद भी उसका पुत्र हमेशा सामाजिक समानता की तड़प में व्याकुल रहता है। वह कहता है, जन्म का अपराध, यदि यह जन्म का अपराध है तो उसका मार्जन। देखिए, इनका जो सब्जेक्ट था वो हिंदी साहित्य था, जिसका यहाँ पर इन्होंने बखूबी उपयोग किया है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने इसका उपन्यास का नाम भी लिख दिया, दिव्य। उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, उनका जीवन दर्शन भी भिन्न प्रकार का होता है, उनके जीवन के लक्ष्य, आकांक्षाएं, इच्छाओं में पर्याप्त व्यक्तिनिष्ठता विद्यमान होती है। इसी प्रकार व्यक्तियों के लिए असमानता के संदर्भ में भी मतों, रायों में भिन्नता होगी। यह भिन्नता इतिहास की शुरुआत से चली आ रही है। मनुष्य के इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि प्रारंभिक समाज एक समतामूलक समाज था, किंतु जैसे जैसे मानव विकास करता गया वैसे वैसे समाज में सोपान क्रम का विकास होता गया। अन्य भेद जहाँ यूनान में अभिजात्यता, साधारण वर्ग था, उनके मिथकों में अमर देवता व मरणशील मानव का भी था। अरस्तु की नजर में स्वामी व दास का भी था, तो पुरुष व नारी का भी था। तो यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पर अरस्तु को भी कोट किया है और जो इनका जो सब्जेक्ट है उसका भी इनकी आंसर राइटिंग में यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है।
वही भारतीय समाज में यह वर्णात्मक व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तित होकर जाति व्यवस्था के मॉडल के रूप में सामने आया है, जहां जाति के आधार पर खान पान, रहन सहन, व्यवसाय, विवाह, भ्रमण आदि के संदर्भ में विभिन्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि ये विभाजन आर्थिक आधार को मुख्य आधार न मानकर प्रमुख आधारों के एक भाग के रूप में मानते हैं। इतिहास में यदि सुधार आंदोलन भी हुए तो वे केवल आर्थिक स्तर पर समानता की बात नहीं करते थे, या यूं कहें कि तात्कालिक सुधारों में भी सभी वर्गों जातियों को समान दर्जा देने की बात कही गई है। कबीर ने जहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई कहकर जातिगत व सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा इनका रहा है, इन्होंने अरस्तु को भी कोट किया, कबीर को भी कोट किया, और इनके जो सब्जेक्ट है उसका भी यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस दिख रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसके बाद इतिहास का भी यहाँ पर बखूबी से वर्णन किया है। और इनका जो एक तारतम्य है वो नहीं बिगड़ रहा है। कहा जाता है कि जो ऐसे आंसर राइटिंग होती है वो पानी की तरह फ्लो होना चाहिए, बिल्कुल जो आपका आंसर राइटिंग मतलब पढ़ रहा है, जो आपका ऐसे पढ़ रहा है तो उसको एक कहानी की तरह लगता जाए, तो इनका भी वैसा ही है। बुद्ध ने धम्म में पुरुष व नारी दोनों को स्थान देकर लैंगिक स्तर पर अवसरों की समानता स्थापित की। इसी प्रकार तुलसी ने नहीं दरिद्र सम दुख जग माही कहकर आर्थिक स्तर पर असमानता के प्रभाव का विश्लेषण किया है। तो सूरदास जैसे भक्तों ने कृष्ण के प्रेम में हर गोपी को डुबाकर धार्मिक स्तर पर समता मूलक प्रेम की स्थापना की है। कुछ इसी प्रकार के सुधारों की शुरुआत पश्चिम में हुए पुनर्जागरण में दिखाई पड़ती है, जहाँ के विचारों ने सामंती व्यवस्था में व्याप्त विभिन्न बहुआयामी भेदभावों को समाप्त करने का प्रयास कर आधुनिकता का सूत्रपात किया, जो कि आगे चलकर J.S. मिल के लेख सब्जेक्शन ऑफ वुमेन तथा बेंथम जैसे विचारक उपयोगितावाद सिद्धांतों का, जहाँ हर व्यक्ति को एक गिना जाए का दर्शन दिखाता है, मैं तो समानता के तत्व पर विभिन्न स्तर दिखाई पड़ते हैं। यही भी दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर आर्थिक असमानता को ही प्रमुख बाधा नहीं माना गया, बल्कि इसे एक प्रकार मात्र ही माना गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर औद्योगिकीकरण के साथ साथ विश्व में व्यापार बढ़ने लगा, तो नए पश्चिमी मूल्यों का एक सेट तैयार हुआ, जिसकी चरम परिणति में हमें आज के वैश्वीकृत, उदारीकृत और निजीकृत विश्व में भौतिकवाद व व्यक्तिवाद के चरम उफान में नजर आती है। यहाँ के विकास का मॉडल अधिक उपयोग को ही विकास का पैमाना मानता है और अधिक उपभोग होता है अत्यधिक द्रव्य धन एवं दौलत से। आज के संपन्न में पैसा खुदा तो नहीं है, किंतु खुदा से कम नहीं है। पैसा बोलता है जैसे विचार आधुनिक पीढ़ी के मस्तिष्क में सर चढ़कर बोलते हैं। इसी कारण आर्थिक असमानता को ही असमानता के प्रमुख उपकरण के रूप में देखा गया है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में आर्थिक पक्ष को संपूर्ण पक्षों में मूलभूत माना है, तो थॉमस पिकेटी ने भी अपनी हालिया पुस्तक कैपिटल इन दी 21st सेंचुरी में पूंजीवाद व असमानता का विवेचन आर्थिक मंच पर कर इसे लोकतंत्र हेतु खतरा बनाया है। किंतु यह सर्वज्ञान है कि मार्क्स के सिद्धांतों पर बना सोवियत संघ भी बिखर गया, क्योंकि वह आर्थिक समानता के प्रयास तो हुए किंतु राजनीतिक स्वतंत्रता व अवसरों को दबाया गया। विचार करने योग्य बात यह भी है कि भारतीय समाज व अन्य समाजों में भी हमेशा आर्थिक तत्व को उतना ही महत्व नहीं मिलता जितना आज मिला है। भारत में प्राचीन समय में अर्थ तत्व की उपेक्षा की जाती थी, धर्म व मोक्ष तत्व पर अधिक बल दिया जाता था। हजरत मोहम्मद ने भी ईश्वर की नजर में पुरुष, नारी और सभी को एक समान बताकर समता मूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास किया है। गुरु नानक जी कहते हैं, सच्चा सौदा, लंगर व पंगत जैसे सिद्धांत वर्ग भेद में को मिटाकर जातिवाद समानता की बात करते हैं। आगे चलकर महात्मा गांधी ने आध्यात्मिक विकास को प्रमुख लक्ष्य घोषित किया व स्वधर्म के अनुसार जीने के अवसरों की सृजना को प्रमुख बल दिया, जहां हर धर्म, लिंग, वर्ग समान रूप से कार्य करें। अन्य पक्षों के रूप में कुछ उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है कि केवल आर्थिक असमानता से अवसरों की असमानता अधिक तीव्र होती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास सूचकांक के 3 आयामों में प्रति व्यक्ति आय को 1/3 भारांश दिया गया है, जबकि शिक्षा व स्वास्थ्य को शेष 2/3। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भी आर्थिक पक्ष का महत्व उतना नहीं है। यदि रोजगार, शिक्षा, बिजली, पानी आदि अवसरों को
प्रदान किए बिना केवल आर्थिक दर बढ़ाई जाए तो इसके केवल आंकड़े ही बढ़ेंगे, वास्तविक विकास नदारद ही रहेगा। जहां तक न्याय की संकल्पना का प्रश्न है, वहां भी न्याय व समता के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तय करती है कि समानता के साथ साथ समान व्यवहार होना चाहिए तथा असमानता के साथ असमान व्यवहार। संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15, 16, 17 आर्थिक असमानता को दूर न कर सामाजिक असमानता को मिटाने की वकालत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आर्थिक के साथ साथ सामाजिक न्याय पर बल देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 324 व 325 राजनीतिक मताधिकार प्रदान कर राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अंतिम रूप से यही कहा जा सकता है कि यदि संपूर्ण अवसरों की असमानता एक वृक्ष है तो आर्थिक असमानता, जिसे आर्थिक अवसरों की असमानता भी कहा जा सकता है, उस वृक्ष की एक शाखा ही मात्र है। दोनों ही स्तर पर अत्यंत विनाशक हैं, जो हमारे मानव जीवन, हमारी सभ्यता, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं। हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि वर्गीय, लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर असमानता का निवारण किया जाए, क्योंकि एक दलित के लिए धन के बजाय सामाजिक स्वीकृति व पहचान की लालसा अधिक मायने रखती है, तो एक महिला के लिए स्वतंत्रता व पुरुष के समक्ष समानता स्वर्ण आभूषणों से भी अधिक महत्व रखते हैं। अतः कुल मिलाकर जीवन की सार्थकता के लिए आर्थिक असमानता के साथ साथ अवसरों की विभिन्न स्तरों पर भी समता एक आवश्यक है। जैसा कि दिनकर ने कहा है, जब तक मनुष्य का सुख भाग नहीं सम होगा, शामित ना होगा कोलाहल, रण ना ही कम होगा। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी देखा जाए तो आंसर राइटिंग रही है। इन्होंने हर एक पहलू को लिया है, कोट्स भी लिए हैं, महात्मा गांधी से लेकर कबीर से लेकर जो मोहम्मद साहब को और सच्चा सौदा, सभी को एक धार्मिक स्तर पर भी सभी स्तर पर इन्होंने बखूबी यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो अगर आपको भी अच्छा परफॉर्म करना है तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और कैसे उसका बखूबी से अंत करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।